जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों और वहां पर साइंस आती हो तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। साइंस के ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें और क्लास को पूरा अटेंड करें। ऐसे सवाल हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल कहता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? एंडरसन के द्वारा की गई, डाल्टन के द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई या जे थॉमसन के द्वारा की गई? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो आपको नोट करके रखना है एंडरसन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया है। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे डाल्टन के द्वारा दिया गया है। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों गोल्डस्टीन इन्होंने क्या किया है? प्रोटॉन की खोज की है। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई है? गोल्डस्टीन। जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कैसा आवेश पाया जाता है? ये ऋण आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन पर दोस्तों कैसा आवेश पाया जाता है? ये धनावेश पाया जाता है। दोस्तों प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। ये बताने वाले दोस्तों कौन थे? तो आपको नोट कर लेना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताएं दोस्तों उनका क्या नाम है? प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, ये किसने बताया था? तब तक मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे चैडविक। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि दोस्तों प्रोटॉन पर जो धनावेश पाया था इसकी खोज की थी रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड। इसको आप नोट कर लें। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित में से आवृत्ति के मात्रक को प्रदर्शित करता है धारा, प्रतिरोध, हर्ट्ज, पारसेक? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इनमें से दोस्तों आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों हर्ट्ज होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों प्रतिरोध ये किसका मात्रक है? ये ओम का मात्रक है। ओम का मात्रक क्या है? प्रतिरोध। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों पारसेक ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और दोस्तों दूरी का एक मात्रक और होता है प्रकाश वर्ष। ये किसका मात्रक होता है? ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। समय का मात्रक मत लगाकर आना, आपका जवाब गलत हो जाएगा। दोस्तों पास्कल ये दोस्तों किसका होता है? ये दाब का होता है। ये सब सवाल आप नोट कर लें। कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल। मरकरी पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है कि सोडियम पाई जाती है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विटामिन B12 इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको नोट कर लेना है। इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए B12 का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? साइनोकोवलिन। साइनोकोवलिन ये दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इसके ऊपर भी आप स्टार लगाकर इसको नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है, यूरिया है, मीथेन है, प्रोपेन है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो आपको नोट कर लेना है। ये यूरिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और किसके द्वारा किया गया था? होलर के द्वारा किया गया था। क्या था? वोलर के द्वारा किया गया था। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेथेन किस में पाई जाती है? सीएनजी में दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए एलपीजी दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर दोस्तों क्या पाई जाती है? तो आपको याद रखना है बीपी। यानी कि दोस्तों आपको नोट करके रखना है ब्यूटेन और प्रोपेन।
ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे ये एलपीजी गैस में पाई जाती है। और दोस्तों एलपीजी गैस में जो उसकी तीक्ष्ण गंध होती है वो किस कारण होती है? मरकैप्टॉन, इसको भी आप लिख लें। मरकैप्टॉन के कारण दोस्तों क्या होता है? जो एलपीजी में तीक्ष्ण गंध आती है इसी कारण होती है, मरकैप्टॉन के कारण। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाई बहनों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सोरे का अम्ल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सोरे का अम्ल ये कौन सा अम्ल कहलाता है? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। और नाइट्रिक अम्ल दोस्तों यानी कि HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल। इसको आप नोट करें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, आमाशय में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों आपको बता दें जो HCl होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, कपड़े की रंगाई में। दोस्तों कपड़े की रंगाई में दोस्तों HCl का उपयोग किया जाता है, ये भी आप नोट कर लें, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होते हैं? यह सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी दोस्तों HCl और HNO3, इसमें आपसे अनुपात पूछा गया 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों HCl और दोस्तों इसका अनुपात पूछा गया है HNO3 से। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, इसका अनुपात होता है 3:1। इसको आप नोट कर लें, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। क्लास को पूरा अटेंड करें, ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे सवाल कहा गया कि रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 का, कोबाल्ट 60 का, कार्बन 14 का, आयोडीन 131 का? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको सबको पता है ये कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों यूरेनियम 235 इसके द्वारा क्या होता है? चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, चट्टानों की आयु, इसके द्वारा दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखें। कार्बन 14 इसको दोस्तों क्या? जीवाश्म की आयु, जीवाश्मों की दोस्तों आयु ज्ञात की जाती है, आयु। और दोस्तों आयोडीन 131 थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के उपचार में दोस्तों इसका उपयोग करते हैं, आयोडीन 131 का, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? गंधक का, सल्फर का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? तो आप सबको नोट करके रखना है, सल्फर का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपने लहसुन में तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, वो भी सल्फर के कारण ही होती है। और रबड़ दोस्तों किसका, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, प्रीन, ये दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है, इसका बहुलक है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से डीएनए का बहुलक है अमीनो अम्ल, आइसोप्रीन, न्यूक्लियोटाइड या गैलेना? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 महत्वपूर्ण मैं आपको बहुलक बताने वाला हूँ जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इसमें से डीएनए का बहुलक कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, न्यूक्लियोटाइड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। दोस्तों अमीनो अम्ल ये दोस्तों प्रोटीन का बहुलक है, प्रोटीन का बहुलक कौन है? अमीनो अम्ल। आइसोप्रीन ये दोस्तों प्राकृतिक रबड़, मैंने अभी आपको बताया था, प्राकृतिक रबड़, इसका बहुलक क्या है? तो आप कहेंगे आइसोप्रीन। दोस्तों गैलेना ये दोस्तों सीसा से संबंधित होता है, सीसा का एस क्या है? गैलेना। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर फॉस्फेट का? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है? तो आपको ध्यान में रखना है सिल्वर आयोडाइड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट आपने दोस्तों देखा होगा चुनाव में जो स्याही इस्तेमाल की जाती है उसी का दोस्तों उसमें कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट वही होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं चुनाव वाली स्याही, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। दोस्तों चुनाव में जो स्याही लगाई जाती है आपकी उंगली में वोट डालते समय, उसके अंदर दोस्तों वही होता है सिल्वर नाइट्रेट। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का दोस्तों क्या होता है? ये फोटोग्राफी से संबंधित होता है, फोटोग्राफी से संबंधित होता है, इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। कैलामाइन ये दोस्तों किसका अयस्क है? तो आपको नोट कर लेना है, ये जिंक का अयस्क है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तांबा, कापर पायराइट, कापर पायराइट, कापर पायराइट किसका अयस्क है? तांबा का। सीसा दोस्तों गैलेना, गैलेने का अयस्क है। एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइड का। और जिंक दोस्तों कैलामाइन, इसको आप नोट कर लें, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड ये किसका अयस्क है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है जल्दी से, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबोलिन? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कैल्सीफेरॉल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे टोकोफेरॉल। और ये दोस्तों बांझपन से संबंधित होता है विटामिन ई, इसको भी आप ध्यान में रखें। और विटामिन अगर आपसे कहा जाए B12, विटामिन B12 ये साइनोकोबोलिन। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए विटामिन के, फ्यूलोक्यूनान, दोस्तों ये किसका है? तो आप कहेंगे विटामिन के का। दोस्तों आपको बता दें जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में तो आप कहेंगे विटामिन ADE के, ये वसा में घुलनशील है, इसको भी आप नोट करके रखें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये एंटेमोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे? ये देखिए दोस्तों एंट माने क्या होता है? चींटी। दोस्तों चींटी छोटी होती है तो कीट में आती है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। एंटेमोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन होता है। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन दोस्तों किसके अंदर होगा? तो आप कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। पोमोलॉजी ये दोस्तों इसके अंदर फलों का अध्ययन होता है, फलों का। ये दोस्तों अपने आप से आप एक बार रीचेक कर लेंगे। ऑन्कोलॉजी इसके अंदर दोस्तों कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
हमसे अगला सवाल कहा गया कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, डॉप्सन में, रैन गेज में, वक्रता त्रिज्या में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सवाल तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है कि लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में देकर रखा हुआ डॉप्शन। इसमें दोस्तों क्या होता है? ओजोन परत की सांद्रता, ओजोन परत की सांद्रता किस में मापते हैं? तो आप कहेंगे डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत संरक्षण यानी कि 16 सितंबर को मनाया था ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर 1987। इसको क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, यह भी आपको नोट करके रखना है। रैन गेज दोस्तों क्या मापा जाता है? ये वर्षा मापी जाती है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है? ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारी परीक्षाओं में तरह तरह से रिपीट हुआ है। कॉपर नहीं पाया जाता है, जिंक नहीं पाया जाता, लेड नहीं पाया जाता, कि सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो जर्मन सिल्वर होती है इसमें सब कुछ पाया जाता है सिवाय सिल्वर के छोड़ को। सिल्वर नहीं पाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं पाई जाती है। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मानव शरीर में कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो संश्लेषित होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन ए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको आप रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो आप कहेंगे विटामिन ए। बाकी कोई सा ऐसा विटामिन नहीं है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता हो, और ये किसमें? वसा के रूप में संश्लेषित होता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि जेनेटिक्स का शब्द किसके द्वारा दिया गया है? विटेकर के द्वारा, बैटसन के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों जेनेटिक्स का शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दिया गया था दोस्तों बैटसन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों विटेकर इन्होंने क्या दिया था? 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण। दोस्तों पंच जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। दोस्तों द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। और दोस्तों अगर आपसे कह दिया रॉबर्ट हुक, अगर रॉबर्ट हुक कह दिया जाए तो दोस्तों इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक कोशिका की। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, विटेकर 5 जगत का वर्गीकरण, बैटसन दोस्तों जेनेटिक्स शब्द। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए 5 जगत में सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा जगत कौन, सबसे बड़ा दोस्तों किस संघ का, कौन सा संघ है? जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं। सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा। इसको आप नोट कर लें, आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ दोस्तों ये जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, कई बार पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। थैलोफाइट, हेलोफाइट, मैनग्रोव वनस्पति या जीरोफाइट। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं? तो आपको नोट कर लेना है, ये होते हैं मैनग्रोव वनस्पति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, और इन्हीं को कहते हैं लवणोद्भिद पौधे। लवणोद्भिद पौधे इन्हीं को कहा जाता है। ऑप्शन में दोस्तों आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। किन पादपों में श्वसन मूल पाए जाते हैं या न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे लवणोद्भिद पौधों में या मैनग्रोव वनस्पति में। दोस्तों थैलोफाइट, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से क्या क्या आता है? तो आप कहेंगे शैवाल, कवक और लाइकेन।
दोस्तों शैवाल, कवक और लाइकेन ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे कह दिया शैवाल हो गया, कवक हो गया और लाइकेन हो गया, ये दोस्तों थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। कवक और शैवालों का सहजीवन दोस्तों क्या होता कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन दोस्तों जो प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर ऊष्मा होगा, ऊष्मा होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। और दोस्तों ऊष्मा अवशोषित किसमें? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में दोस्तों क्या होगा? तो आप कहेंगे ऊष्मा अवशोषित होगी। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि प्रकाश की चाल कहाँ पर न्यूनतम होती है? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में तरह तरह से रिपीट होता है। निर्वात में, कांच में, ठोस में, द्रव में। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है प्रकाश की चाल कहाँ पर न्यूनतम होगी। तो आपको नोट करना है कांच में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अगर आपसे कह दिया जाए प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी? निर्वात में। अधिकतम, अधिकतम प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पर होगी? निर्वात में होगी। और दोस्तों कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है किसमें? प्रकाश की चाल निर्वात में। और सबसे कम कहाँ पर होगी? कांच में। अगर आपसे कह दिया जाए ठोस में, अगर आपसे कह जाए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल दोस्तों अगर आपसे कह दिया है ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी? ठोस में होगी। और सबसे कम दोस्तों कहाँ पर होगी? तो आप कहेंगे गैस में होगी। इसको भी आप नोट कर लें। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी? ठोस में। यह भी सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, बर्जीलियस हैं, थॉमसन है, या टेंसले हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आपको ध्यान में रख लेना है, ये सवाल कई बार रिपीटेड हुआ सवाल है। ये बर्जीलियस है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, सवाल को ध्यान से पढ़ेगा। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वर्जीलियस। दोस्तों रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपसे कहा टेंसले, इन्होंने इकोसिस्टम दोस्तों किन्हें दिया है? टेंसले। दोस्तों अर्नेस्ट हैकल इन्होंने क्या दिया है? इकोलॉजी शब्द दिया है। ये भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। ये दोस्तों ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है और अति महत्वपूर्ण सवाल है। NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, CuSO4 या CaOCl2? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपसे कहा जाए कौन सा है, तो आप कहेंगे NaHCO3। इसी को दोस्तों कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा। अगर आपसे कहा जाए खाने का सोडे का सूत्र कौन सा है? NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई सा भी नाम आपको दे सकते हैं। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? बाई दोस्तों हमारे घर में खाना बनाने आती है बाई, तो खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों Na2CO3 10H2O ये किसका है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये दोस्तों क्या है? धावन सोडा या धोने का सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा इसी को कहते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। CuSO4 ये होता है दोस्तों नीला थोथा, इसी को कहा जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये सूत्र होता है। और दोस्तों ये CaOCl2 किसका सूत्र है? तो आपको दोस्तों याद रखना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग
पाउडर, इसको भी आप थोड़ा नोट कर ले। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक सवाल दोस्तों यहाँ से फिक्स रहता है आपकी परीक्षाओं में, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। टमाटर, दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है, ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं एसिटिक अम्ल, ये किसमें, सिरका में पाया जाता है। सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल, ये दोस्तों कहाँ, नींबू में पाया जाता है। नींबू में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे कह दिया इमली, इमली, इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल तो आप कहेंगे लाल चींटी। दोस्तों चींटी में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए दोस्तों सेब, सेब, सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में अगर आपसे कह दिया जाए दूध, दूध में दोस्तों लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब नोट कर लें, इनमें से दोस्तों कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। एसिटिलीन, एथिलीन हार्मोन, कैल्शियम कार्बाइड, उपयोग तो सभी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें फलों को पकाने के लिए किसका किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन हार्मोन का भी उपयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। इस सवाल को लेने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप जान पाएं कि फलों को पकाने के लिए किसका किसका उपयोग हम करते हैं। एसिटिलीन गैस होती है, इसका भी उपयोग करते हैं। एथिलीन हार्मोन, इसका भी उपयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड, इसका भी उपयोग किया जाता है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमसे कहा गया कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, पृष्ठीय तनाव, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, अपकेंद्र बल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षाओं को देखते हुए। दोस्तों वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, अपकेंद्र बल। या दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, तो आप कहेंगे अपकेंद्र बल। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए वर्षा की बूंद, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए वर्षा की बूंद गोल होती है, किस कारण होती है, तो आप कहेंगे पृष्ठीय तनाव के कारण। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप 2 से 3 चीजें ध्यान से सुने। अगर आपसे कह दिया जाए कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, या मृग मारीचिका, इसके अलावा प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या जल में तैरती हुई मछली सतह से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, तो आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। इन दोनों पॉइंटों को आप याद कर लें, अच्छे से सुन लें और लिख लें। आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल रहेंगे। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं इन 25 सवालों में से आपको कितने सवाल सही सही आते थे, आज आपने कितना कुछ नया सीखा है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।